हेलो एवरीवन, आई एम आराधना। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का 8th चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का मतलब होता है कोशिका, ठीक है, और स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो उसकी संरचना कैसी है, और फंक्शन का मतलब उसके काम कैसे हैं। तो सेल आखिर है क्या, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसके अंदर और क्या क्या होता है वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। You have already learned that things around us are either living or non-living। तो आपने पढ़ लिया है कि हमारे चारों ओर की जो चीजें हैं या तो फिर लिविंग है यानी कि जो सजीव है, या फिर क्या है वो निर्जीव है, नॉन लिविंग है। Further you may recall that all living organism carry out certain basic functions। तो आपने ये भी पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ बेसिक फंक्शंस कैरी करते हैं, जैसे कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं ना, और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और उनमें उत्सर्जन होता है, तो ये सारी प्रोसेस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैन यू लिस्ट दिस फंक्शन? तो आपको लिस्ट बनानी है। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। तो ऑर्गन का मतलब होता है अंग। तो अलग अलग अंग जो हैं अलग अलग प्रकार के फंक्शंस करते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। तो ऑर्गन हमने बोला कि ऑर्गन अलग अलग जो ऑर्गन है अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। तो आखिर ये ऑर्गन बनता कैसे है, कोई अंग बनता कैसे है? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक अंग जो है, कोई ऑर्गन जो है, उसकी बेसिक यूनिट है क्या, यानी कि वो किससे मिलकर बना है। विच इज द सेल, जो क्या है, सेल है, यानी कि कोई भी ऑर्गन है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल, कोशिका से मिलकर बना होता है। सेल में भी कंपेयर टू ब्रिक्स, आप कंपेयर कर सकते हैं सेल को ब्रिक्स, ईंट से। ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग। तो जैसे ब्रिक्स जो है वो मिलकर क्या बनाती है, बिल्डिंग बनाती है ना। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो वैसे ही क्या होता है, जिस प्रकार जो ईंट है, एक एक ईंट जुड़कर क्या बनाती है, बिल्डिंग बनाती है, वैसे ही जो सेल है, एक एक सेल मिलकर क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म बनाती है, यानी कि कोई जीव का निर्माण होता है। अब सेल की डिस्कवरी, सेल की खोज हुई कब और कैसे हुई? रॉबर्ट हुक जो थे इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। एक सिंपल सा मैग्नीफाइंग ग्लास डिवाइस था उनके पास। तो उसमें देखा उन्होंने, कॉर्क का मतलब होता है छाल, एक सॉरी स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क की स्लाइस पे देखा, ठीक है। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क, और कॉर्क क्या है, बार्क ऑफ अ ट्री, लकड़ी की जो छाल होती है उसका पार्ट होता है कॉर्क। He took thin slices of cork and observed them under a microscope। उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, कुछ पतली पतली स्लाइसेस ली कॉर्क की, और उसको देखा माइक्रोस्कोप पे देखा उसको। He noticed पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। उन्होंने देखा कि जो कॉर्क की स्लाइस है उसमें कुछ डब्बे डब्बे से बने, कंपार्टमेंट से बने हैं। These boxes appeared like a honeycomb। ऐसा लग रहा था कि जो बॉक्सेस कैसी लग रही थी, हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते की तरह लग रही थी। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में बक्से बक्से से लगते हैं ना, स्ट्रक्चर बक्से बक्से से नजर आते हैं, तो वैसे ही वो जो उन्होंने माइक्रोस्कोप पे देखा वैसे ही कुछ नजर आ रहा था। He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition। उन्होंने ये भी देखा कि जो बॉक्स है वो दूसरे बॉक्स से सेपरेट किया गया है, एक दीवार की तरह, दीवार से सेपरेट अलग किया गया है। हुक coined the term cell for each box। और हर बॉक्स को हुक ने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया, कोशिका नाम दिया। What Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cell। तो रॉबर्ट हुक ने जो खोज करी थी वो थी डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। Cells of living organism could be observed only after the discovery of improved microscope। तो लिविंग सेल की खोज कब हुई, जब डिस्कवरी हुई इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की खोज हुई, ठीक है। जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया गया उसके बाद लिविंग सेल की खोज करी गई। वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 years after Robert Hooke's observation। Today we know a lot of about cell structure and its function because of improved microscope having high magnification। और आजकल हमें सेल के बारे में बहुत कुछ पता है, किसकी हेल्प से, जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप है, जो सूक्ष्मदर्शी है, आवर जो आजकल हम यूज करते हैं जिसको, उसकी हेल्प से। क्योंकि इससे क्या मिलता था, एक मैग्निफिकेशन, बड़ा अच्छा सा मैग्निफिकेशन, यानी कि हम उसको बहुत ज्यादा जूम करके उसमें देख पाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। तो जब उन्होंने कॉर्क की जो स्लाइस ली थी, कॉर्क कहाँ से मिला था हमें, बार्क से मिला था ना, लकड़ी की जो छाल है उससे मिला था।
तो उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखा था कि डब्बे से बने हैं और जो कैसा लग रहा है, ये बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के जैसा लग रहा है। तो ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, जो डब्बे हैं, इसको उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया इसको सेल, कोशिका। अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। तो क्या होता है, जैसे ब्रिक्स है ना, वो क्या मिलके बना रही है? बिल्डिंग्स बना रही है। वैसे ही जो सेल है वो क्या बनाती है? वो क्या बनाती है? हमारा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती है। तो ब्रिक क्या है? बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। वैसे जो सेल है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। द बिल्डिंग दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स। तो बिल्डिंग जो है वो ब्रिक्स से बनी है। हैव डिफरेंट डिजाइन्स, अलग अलग डिजाइन्स होती है तो सेम ब्रिक लेकिन अलग अलग डिजाइन्स होती है उसमें। शेप भी अलग अलग होते हैं, साइज भी अलग होते हैं। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। वैसे ही हम देखते हैं कि जानवर जो है अलग अलग है ना। लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे जानवर है, अलग अलग प्रकार के जानवर है, लेकिन सबकी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। जैसे जो ईंट होती है, वो अलग अलग तरह की इमारतें बनाते हैं हम ईंट से, है ना, कोई छोटा कोई बड़ा। तो वैसे जो सेल है वो एक ही है, लेकिन उससे जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरह के हैं, बन रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि कोई इतना छोटा चूहे जितना छोटा है और कोई हाथी जितना बड़ा है। Cells in the living organism are complex living structures unlike non-living bricks। तो पहली जानना जा रही कि जो हेन्स एग है, मुर्गी का जो अंडा है, कैन बी सीन इजीली, उसको हम आसानी से देख सकते हैं। इट इज अ सेल, इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल? क्या ये सेल है या सेल्स का ग्रुप है? तो मुर्गी का जो अंडा होता है वो एक सिंगल सेल होती है, ठीक है, एक ही कोशिका होती है वो। तो यहाँ पे ब्रिक की वॉल दिखाई गई है एक, देखो कैसे एक 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 ईंट मिलकर एक दीवार बना रहे हैं। वैसे ही जब माइक्रोस्कोप पे देखा गया और बाहर जो अनियन है यानी कि प्याज है, उसका जो बाहर का छिलका होता है उसको, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया। यहाँ पर क्या थे? छोटे छोटे डिब्बे थे जो मिलकर एक पील बना रहे थे। तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सेल। The egg of hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eyes। तो मुर्गी का जो अंडा होता है एक सिंगल सेल होता है और जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी क्या होती है? सेल नंबर, उनकी बॉडी में सेल्स की संख्या भी अलग अलग होती है, शेप भी अलग अलग होता है और साइज भी अलग अलग होता है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? तो साइंटिस्ट ने कैसे ऑब्जर्व किया? उन्होंने क्या किया? दे यूज माइक्रोस्कोप्स व्हिच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाई का मतलब होता है उसको बड़ा करके देखना, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे? उन्होंने क्या किया? वो क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं ताकि वो जो ऑब्जेक्ट्स है, जो वस्तुएं हैं, उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको बड़ा करके देख पाए। स्टेन्स, वो स्टेन का मतलब होता है कलर करना, डाई, ठीक है। स्टेन्स आर यूज्ड टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। और जो सेल है उसके पार्ट को कलर किया जाता है ताकि सेल का अच्छे से स्ट्रक्चर हमें मिल जाए। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज के हैं। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। उनकी जो ऑर्गन है, अंदर के जो पार्ट्स हैं वो भी अलग अलग हैं, उनकी शेप्स अलग अलग है। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। चलिए कुछ के बारे में हम पढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, सबसे पहले हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन टॉल ट्री और इन ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि कितने नंबर्स हो सकते हैं एक पेड़ में या फिर किसी बड़े से एनिमल जैसे हाथी में? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो बहुत सारे बिलियंस और ट्रिलियंस में, अरब, खरब, करोड़, लाख में हो सकते हैं, ठीक है। Human body has trillions of cells which vary in shapes and sizes। तो ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। तो अलग अलग जो सेल्स का ग्रुप है अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अलग अलग जो सेल्स है वो अलग अलग तरह के फंक्शंस करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि एक साथ मिलकर जो सेल्स है अलग अलग तरह के काम करते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा
सेल से मिलकर बने होंगे उसको कहेंगे हम मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बना होगा उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। The number of cells being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism। तो जो छोटे एनिमल्स है उसमें सेल्स की संख्या कम होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके उनकी जो फंक्शनिंग हो रही है बॉडी में उस पर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begin life as a single cell, which is the fertilized egg। तो आप देखेंगे कि जो हम मल्टी सेलर हैं, हम जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो भी एक सिंगल सेल से होती है, जो कि क्या है, एक फर्टिलाइज्ड एग है। निषेचित जो अंडा है उससे स्टार्ट होता है, तो फर्टिलाइज्ड जो एग है वो भी क्या है, एक सिंगल सेल है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। तो क्या होता है, वो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो फिर मल्टीप्लाई होते जाता है ना, उसमें गुणन होते जाता है और धीरे धीरे वो बड़ा होकर बहुत सारी सेल्स उसमें हो जाती है, और इस तरह से एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। लुक एट फिगर 8.3 ए एंड बी। तो ये पिक्चर्स देखिए, ए एंड बी बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बने हैं, एक ही कोशिका से बने हैं। द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी एक ही कोशिका से बनी होती है उनको कहते हैं हम यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो एक ही सेल से जिनकी बॉडी बनी होगी उनको हम कहेंगे यूनिसेलुलर। जैसे कि ये एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम, इनकी जो बॉडी होती है वो सिर्फ एक सेल से बनी होती है। जैसे और हम लोग जो है उनकी बॉडी, हमारी बॉडी जो है मल्टी सेलुलर है। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। और जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर भी वो सारे फंक्शंस होते हैं, सारे नेसेसरी फंक्शंस वो होते हैं जो एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड। जैसे जो अमीबा है वो अपना खाना पकड़ता है और उसको पचाता है, सांस लेता है और उत्सर्जन एक्सक्रीट करता है, यानी कि जो वेस्ट है उसको बाहर फेंकता है। ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूसेस, और बड़ा होता है, और साथ में रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपनी जैसी संतति उत्पन्न करना। ठीक है, और रिप्रोडक्शन भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है वो। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। तो वैसे ही जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी क्या होता है, बहुत सारी सेल्स मिलकर एक तरह का काम करती हैं, और बहुत सारी सेल्स जो होंगी एक ही तरह का काम जो करेंगी उनको हम कहते हैं टिश्यूज। यानी कि टिश्यूज क्या हो गए, टिश्यूज सेल्स का वो ग्रुप होता है जो एक ही तरह का काम करती हैं। टिश्यूज इन टर्न फॉर्म अ ऑर्गन, और टिश्यूज क्या बनाती है, फिर ऑर्गन बनाती है। ठीक है, कोई अंग बनाती है टिश्यू। सेल्स ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू बनाया, ऊतक बनाया है ना, और ऊतक क्या बनाएंगे, फिर ऑर्गन बनाएंगे। द टीचर में शो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो ये दिखाना है आपको, माइक्रोस्कोप में देखना है टीचर से मार्क के परमानेंट स्लाइड जो होती है अमीबा और पैरामीशियम की। अल्टरनेटिवली द टीचर कैन कलेक्ट पॉन्ड वाटर एंड शो दीज ऑर्गेनिज्म बाय प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स। और जो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं वो पॉन्ड वाटर यानी कि जो तालाब का रुका हुआ जो पानी होता है वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां उसकी स्लाइड बना के भी हम दिखा सकते हैं। शेप ऑफ सेल्स, अब सेल्स का आकार कैसा होता है, रिफर टू फिगर 8.3a। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। तो अमीबा जो हमने देखा था उसका फिगर कैसा था, तो इस तरह का होता है अमीबा, और बी जो है वो है पैरामीशियम। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर, है ना, इरेगुलर यानी कि बिल्कुल एक जैसा नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनिट शेप। अमीबा जो होता है उसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम हैं, हमारा एक निश्चित आकार होता है, लेकिन अमीबा जो है अपनी शेप वो बदलता रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ये अपनी शेप बदलता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, अपनी बॉडी से कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर बाहर निकालता है। दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया, इनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है पीठ। तो अपनी बॉडी से ये कुछ फॉल्स पीठ
बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनको बाहर निकालता है। एज यू लर्न इन क्लास 7, जो क्लास 7 में पढ़ा था, दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड्स। और ये जो प्रोजेक्शंस है, ये स्यूडोपोडिया जो है कभी आ जाते हैं उसकी सरफेस पे, कभी वो डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जैसे अमीबा खाता है और चलता है। What advantage does amoeba derive by changing shape? तो अमीबा को उसकी जो चेंजिंग शेप है उससे क्या लाभ हो सकता है? हाँ, तो क्या होता है, द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। तो उसकी शेप में चेंज क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉडी में स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट बन रहे हैं, विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, जिसकी हेल्प से क्या होता है, वो गति कर सकता है और यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और साथ में उसको अपना खाना पकड़ने में भी मदद मिलती है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC जो है इन ह्यूमन ब्लड, जो हमारी ब्लड में होता है, इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंगल सेल। वो भी सिंगल सेल का ही एग्जांपल है। जैसा हमने पढ़ा था कि जो एग है वो फर्टिलाइज एग हो चाहे या hen का एग हो, वो क्या है, एक सिंगल सेल है विच कैन चेंज इट्स शेप। और जो व्हाइट ब्लड सेल है वो भी अपनी शेप चेंज करता है। बट वाई WBC सेल अमीबा इज अ फुल फ्लैश ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन हमें पता है कि जो WBC है वो एक सेल है सिर्फ, लेकिन अमीबा क्या है, एक सेल तो है वो, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म भी है साथ में। वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है, लेकिन उसकी वही एक ही सेल सारी जो फंक्शंस होते हैं बॉडी में, हमारे बॉडी में जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं सब करने में कैपेबल है, सब करने के वो योग्य है। What shape would you expect in organism with millions of cells? और जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, लाखों सेल्स होते हैं, तो उनकी शेप कैसी होगी? फिगर 8.4 जो है ABC दिखाया गया है यहाँ पे, shows different cells such as blood, muscle and nerve of human beings। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की सेल दिखते हैं, जैसे ब्लड है, ब्लड सेल्स है, और ये क्या है, ये नर्व सेल है, और ये मसल है, मस्कुलर सेल्स है, ठीक है। The different shapes are related to their specific function। और उनकी अलग अलग शेप्स क्यों होती हैं? क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। जनरली सेल्स आर राउंड, जनरली जो सेल्स होती है वो गोल होती है, राउंड होती है, स्पेरिकल होती है और इलोंगेटेड, लंबी सी होती है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड, कुछ सेल्स जो है लंबी और पॉइंटेड, नुकीली होती हैं, दोनों ही एंड से। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप, उनका कैसा शेप होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कभी कभी जो सेल्स होती है लंबी होती है काफी। सम आर ब्रांच लाइक द नर्व, और कुछ ब्रांच जो होती है, शाखाएं जैसी लगती है हमको, जैसे जो नर्व सेल है। द नर्व सेल्स रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस। तो नर्व सेल है वो क्या करती है, मैसेजेस, जो भी संदेश होता है इनकी हमारी बॉडी में, जो भी संदेश ब्रेन भेजता है उसको ब्रेन को ट्रांसफर करता है और उसको फिर बॉडी के और पार्ट्स में भी भेजता है नर्व सेल, देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। देयर, इसलिए क्या होता है, जो नर्व सेल है वो किसमें हेल्प करती है, हमारी बॉडी में अलग अलग जो वर्क काम हो रहे हैं उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में, उसको नियंत्रित करने में नर्व सेल हेल्पफुल होती है। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप? तो आप क्या बता सकते हैं सेल का कौन सा पार्ट है जो जो सेल है उसको शेप देता है? कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज इन द मेम्ब्रेन। तो सेल के जितने सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो यही मेम्ब्रेन जो है सेल को शेप प्रोवाइड करती है, किसी भी सेल को शेप प्रोवाइड करती है, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग आफ्टर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। और एनिमल्स में क्या होता है, आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है, वही प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन होने के साथ साथ सेल वॉल भी होती है, आउटर कवरिंग। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीस सेल। इससे क्या होता है, आकार भी मिलता है और साथ में उसको कठोरता भी मिलती है, ताकि सेल जो है वो आसानी से डिस्ट्रॉय ना हो। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज अ सेल वॉल। और जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसमें भी सेल वॉल होता है। साइज ऑफ सेल्स, और सेल्स का साइज क्या होता है? The size of cells in living organism may be as small as a millionth of a meter, यानी कि मीटर का मिलियन पार्ट उतना भी स्मॉल हो सकता है, और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी उसकी लेंथ हो सकती है। However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eyes। जबकि ज्यादातर जो सेल्स होती है वो बहुत छोटी होती है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है
इतनी छोटी कि उनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं, हम अपनी आंखों से उनको नहीं देख पाते हैं। दे नीड टू बी इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। तो उनको देखने के लिए क्या किया जाता है, बड़ा किया जाता है, मैग्नीफाई किया जाता है और माइक्रोस्कोप से उनको देखा जाता है। द स्मॉलेस्ट सेल इज अबाउट 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। तो जो सबसे छोटी सेल है वो क्या है, उसकी साइज क्या है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, mm. The largest cell measurings 170 mm into 130 mm is the egg of an ostrich। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है उसका साइज क्या है, 170 माइक्रोमीटर टू 1 into 130 माइक्रोमीटर, और जो क्या है, एक ऑस्ट्रिच यानी कि शतुरमुर्ग का अंडा। तो शतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। आपको करना है फिर एक्टिविटी, बॉयल अ हेन्स एग, एक मुर्गी का अंडा बॉयल कीजिए, रिमूव द शेल, उसके बाहर का जो शेल है व्हाइट कलर का उसको हटाइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखेगा, और व्हाइट मटीरियल सराउंड्स द येलो पार्ट। तो आप देखेंगे कि जो व्हाइट मटेरियल है वो उसने येलो पार्ट को सराउंड किया हुआ है। व्हाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन, तो व्हाइट मटेरियल क्या है, एल्ब्यूमिन है, विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग। जो बॉईल करने पर क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है। द येलो पार्ट इज योक, और येलो पार्ट को क्या कहते हैं, योक कहते हैं। इट इज पार्ट ऑफ अ सिंगल सेल, और जो कि सिंगल सेल का एक कोशिका का ही भाग है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, और ये जो सिंगल सेल है, एग जो है वो सिंगल सेल है और इसको हम बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट। तो क्या जो एलिफेंट्स की में जो सेल होती हैं वो चूहे की सेल की बॉडी में जो सेल्स होंगी उससे बड़ी हो सकती हैं। द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। तो जरूरी नहीं है कि एनिमल बड़ा है तो उसकी जो सेल है उसका साइज भी बड़ा होगा, ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है उसकी बॉडी से। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट। तो ऐसा नहीं है कि जो एलिफेंट है उसकी जो सेल है वो बड़ी होंगी किसके कंपैरिजन में, चूहे की सेल की कंपैरिजन में। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द इट्स फंक्शन। तो जो साइज होता है सेल का वो किससे संबंधित होता है, इसके आकार, इसके कार्य, वो क्या काम करेगा उससे रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। तो जैसे जो एनिमल है, एलिफेंट हो गया हमारा, रैट हो गया, तो इसमें क्या होता है, जो नर्व सेल होती है वो लंबी होती है और ब्रांच्ड होती है, शाखाएं जैसे निकली होती है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, उन दोनों का काम एक जैसा होता है। दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, और क्या काम होता है, मैसेज को ट्रांसफर करना, जो भी संदेश हमारे ब्रेन से आते हैं वो ट्रांसफर करता है नर्व सेल। तो हमने पढ़ा कि सेल जो होती है, सेल का कोई रिलेशन नहीं होता है कि एनिमल की बॉडी कितनी बड़ी है, वो रिलेटेड होता है किससे, कि वो जो ऑर्गन है वो क्या काम करेगा। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब हम पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर और उसके क्या क्या काम है। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मैनी ऑर्गन्स। तो हमने पढ़ा कि हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो हमने क्लास 7 में जो पाचन तंत्र था हमारा उसके बारे में पढ़ा। विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जो पाचन क्रिया के अंग है, वो मिलकर क्या बना रहे हैं, पाचन तंत्र बना रहे हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हमने देखा कि हर ऑर्गन जो है अलग अलग तरह के काम कर रहा है ना, कहीं पर डाइजेशन हो रहा है, कहीं पर एसिमिलेशन हो रहा है, कहीं पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और कहीं पर क्या हो रहा है, सलाइवा निकल रहा है ना, अलग अलग काम हो रहे हैं। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। वैसे ही प्लांट के अलग अलग ऑर्गन भी अलग अलग तरह के काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट हेल्पिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसे जो रूट है वो पानी को अवशोषित करने में हेल्प करता है, एंड मिनरल्स को भी अवशोषित करने में हेल्प करता है। लीव्स क्या काम करती है, एज यू हैव लर्न इन क्लास 7, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस है, सिंथेसिस ऑफ फूड, जिसमें पौधे जो है वो खाना बनाते हैं। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यूज। और हर जो ऑर्गन है वो फिर छोटे पार्ट से बना होता है जिसको हम टिश्यू कहते हैं। यानी कि सेल्स मिलकर क्या बना रही है, टिश्यूज बना रहे हैं, और टिश्यूज मिलकर बना रहे हैं ऑर्गन। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। और टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो क्या करती है, एक ही तरह का कार्य करती है। Paheli realized that an organ is made up of tissues.
ठीक है, पहेली को पता चला कि एक ऑर्गन जो है वो टिश्यूज का बना होता है विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल, और उसको पता चला कि टिश्यूज जो होती है वो सेल्स की बनी होती है। द सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल है वो उसकी इकाई है, ठीक है, उसकी संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि उसका जो शरीर है उसका निर्माण क्या किससे हुआ है, सेल से हुआ है। सेल्स मिलकर बनाई सेल्स ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यूज बनाई, और टिश्यूज ने क्या बनाए, ऑर्गन बनाए, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर जो एक ही तरह का काम करते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ दी सेल, सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि आउटर पार्ट होता है सेल का। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल आर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो किसी भी सेल का जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह से जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, also called the plasma membrane, और सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड also द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, एक सेल को दूसरे सेल से अलग तो करती ही है, साथ में क्या करती है, also the cell from the surrounding medium, तो क्या करती है, उसको एक आकार भी देती है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पोरस, पोरस यानी कि उसमें छेद होते हैं, अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड अपवर्ड, और जो सब्सटेंसेस कोई भी पदार्थ है उसकी अंदर बाहर जाने की गति को वो अलाउ करती है, यानी कि अंदर बाहर जाने देती है किसी भी पदार्थ को। तो एक्टिविटी दे रखी है, उससे आगे पढ़ते हैं। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल, तो एक्टिविटी में हमने देखा कि जो अनियन सेल की बाउंड्री है इस सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। तो प्लांट में जो होता है सेल मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन साथ में उसके बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। द सर्टेन डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और बीच में जो घना सा डेंस बॉडी होगी उसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और कुछ इस तरह से होता है, देखिए पहले सेल वॉल होगी प्लांट्स में, उसके बाद क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, और फिर यहाँ होता है क्या, बीच में होता है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। आई वांट टू नो व्हाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल्स। तो वो जो जानना चाह रहे हैं कि आखिर एनिमल्स में तो सेल मेम्ब्रेन से चल जा रहा है काम, लेकिन प्लांट्स में क्यों सेल वॉल की भी जरूरत हो रही है, यानी कि दो लेयर्स की क्यों जरूरत हो रही है। You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell in addition to the cell membrane। तो हमने पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, शेप देती है सेल को। In addition to the cell membrane there is an outer thick layer in cell of the plant called cell wall। तो प्लांट जो होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और आउटर कवरिंग होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। This additional layer surrounding द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। तो ये होता है पौधों की प्रोटेक्शन के लिए, सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत होती है, टेम्परेचर में जो चेंज होता है उसके लिए, हाई विंड स्पीड के लिए, यानी कि जो तेज तेज की हवा चलती है उससे प्रोटेक्शन के लिए, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से प्रोटेक्शन के लिए। दे आर एक्सपोज टू दीज। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एनिमल्स तो कपड़े वगैरह पहन लेते हैं ना, लेकिन प्लांट्स नहीं पहन सकते ना, है ना। तो इसलिए क्या होता है, इनकी जो सेल होती है इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है सेल वॉल, एक होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, हाई स्पीड विंड, इन सबसे प्रोटेक्टेड रहती है, बच जाती है। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव, और वो मूव भी नहीं कर पाते। एनिमल्स हैं वो मूव कर पाते हैं, जैसे बारिश हो गई है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो ऐसी जगह पे मूव कर सकते हैं जहां पर ये सब कम हो, लेकिन प्लांट जो है वो एक जगह पे फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो वो मूव नहीं कर पाते, इसलिए जो प्लांट्स होते हैं उनमें दो दो लेयर होती हैं, ठीक है। एक होती है सेल मेम्ब्रेन, दूसरी होती है सेल वॉल। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन अ लीफ पील ऑफ रेडिशकेंसिया, एलोडिया और रोइया, ठीक है। तो सेल को हम इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, जैसे रेडिशकेंसिया है, एलोडिया है और रोइयो है, ठीक है।
You can prepare a slide as in the case of onion. तो जैसा आपने अनियन यहाँ पे बनाई थी स्लाइड, वैसे ही बना सकते हैं। तो स्लाइड कैसे बनानी एक बार देख लेते हैं। In order to observe the basic component of the cell, take an onion bulb. आपको प्याज लेना है, remove the dry pink covering. उसका जो peel है, छिलका है, उसको हटाना है। You can easily separate these from the fleshy white layers of the bulb with the help of forceps or even with your hand. तो आसानी से हम हाथ से भी हटा सकते हैं उसको। You can also break the onion bulb and separate out thin layers. और अनियन बल्ब की थिन लेयर्स आप आराम से ले सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ द थिन अनियन पील इन अ ड्रॉप। और उसका जो छिलका है उसको क्या लेना है, उसको लेना है आपको एंड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास साइड पे लेके उसको उस पे पानी की बूंद डाल देनी है। देन द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस। और जो पतली सी लेयर है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और फोर्सेप्स। ब्लेड की हेल्प से किया जा सकता है, फोर्सेप्स की हेल्प से किया जा सकता है। एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू। फिर आपको डालना है मिथाइलिन ब्लू वाटर डाल के मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन ऑफ द लेयर टू द लेयर एंड प्लेस द कवर स्लिप ऑन इट। फिर कवर स्लिप रख देना है उस पे। While placing the cover slip, ensure that there are no air bubbles. तो कवर स्लिप रखते टाइम ध्यान रखिए कि बबल्स ना उठे, ठीक है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। स्लाइड बना के उसको माइक्रोस्कोप पे देखना है, फिर आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा कि सेल वॉल है होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर साइटोप्लाज्म होता है, फिर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी स्लाइड बनानी है। पहेली आज पूछो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। पहेली कहती है कि काश वो जानवरों की सेल्स को भी ऑब्जर्व कर पाती है। टेक अ क्लीन टूथपिक। आपको एक टूथपिक लेना है और मैचस्टिक माचिस की तीली से भी हेल्प ले सकते हैं विद द टिप ब्रोकन, जिसकी टिप टूटी हुई हो। स्क्रैब इनसाइड योर चीक। आपकी चीक के अंदर देखिए उससे क्या निकलेगा, आपको एक स्क्रैप छिलका सा निकलेगा विदाउट हर्टिंग इट। आराम से निकालिए। प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास। और एक पानी की बूंद पे रख दीजिए ग्लास स्लाइड पे। एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। आयोडीन की बूंदे डाल के फिर आपको कवर स्लिप रख देनी है और ध्यान रहे कि बबल उठे ना, एयर बबल ना उठे। अल्टरनेटली एड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन। और मिथाइलिन ब्लू का सोल्यूशन डालते रहिए। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में देखेंगे यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप्ड मटेरियल। जो आपने निकाला था उस पर आपको कुछ सेल्स नजर आएंगी। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या सेल मेम्ब्रेन है और कहाँ पर साइटोप्लाज्म और कहाँ पर न्यूक्लियस है। ए सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ह्यूमन चीक सेल। तो देखेंगे आप जब अपनी चीक के अंदर से कुछ निकालेंगे, पतली सी स्किन निकालेंगे, ठीक है, तो आपको नजर आएगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो है वो सेल, ये बहुत सारी सेल्स हैं, 5 सेल्स दिखाई गई हैं, है ना। तो ये जो है सेल वॉल है जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग कर रही है, ठीक है। तो ये जो है ये है साइटोप्लाज्म और ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। और ये है इसकी सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल जो होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में होता है और ये जेली के जैसा होता है, चिपचिपा होता है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनील्स, ऑर्गेनील्स का मतलब होता है अंग, ठीक है। और सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब ये जो सेल है इसके भी ऑर्गेनील्स होते हैं, इसके भी अलग अलग अंग होते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं सेल के ऑर्गेनील्स। दीज आर, और क्या क्या है वो, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपैरेटस इनकी गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे और हैं। यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस। आप हायर क्लासेस में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम अब पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। तो जो जीवित कोशिका उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक है। इट इज जनरली स्पेरिकल, जनरली ये कैसा होता है, गोल गोल सा होता है। लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, और सेल के बीच में होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। स्टेन करके यानी कि कलर करके हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको आसानी से देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियस है यहाँ देखिए ऊपर, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है।
और ये साइटोप्लाज्म से एक मेम्ब्रेन से सेपरेट रहता है। देखो ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या अलग कर रहा है, एक मेम्ब्रेन अलग कर रही है ना, तो इस मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म को कौन सी मेम्ब्रेन अलग करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग करती है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस, ये मेम्ब्रेन भी पोरस है। पोरस का मतलब होता है उसके अंदर बाहर पदार्थ आ जा सकते हैं। एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो इस तरह से पोरस होती है और फिर क्या होता है, जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वहां से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से न्यूक्लियस के अंदर हम छोटी छोटी स्मॉलर बॉडी भी देख सकते हैं। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडी और होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका। ठीक है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक धागे जैसी संरचनाएं भी होती है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। These carry genes, ये इनमें क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और जीन्स क्या करते हैं, जीन्स में क्या होते हैं, जीन्स में वो गुण होते हैं जो हमें हमारे मम्मी पापा से मिलते हैं। और क्रोमोसोम क्या करते हैं, क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं। ठीक है। तो क्रोमोसोम जो हमें हमारे या जीन्स जो हमारे पेरेंट्स से हमको मिलते हैं वो आते हैं क्रोमोसोम्स की हेल्प से और वो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। तो क्रोमोसोम तभी देख सकते हैं जब सेल डिवाइड हो रही होती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। और जीन्स किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, हम जीन्स वो होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है। हमारे पेरेंट्स से जो भी अच्छा बुरा हमें मिला है वो क्या है, जीन्स है। जीन्स के फॉर्म में मिलता है हमें वो सब। उसके बाद है जीन। तो जीन के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। तो किसके द्वारा होता है, वो जीन्स के द्वारा होता है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जीन से ही क्या होता है, कोई जो गुण है वो माता पिता से उसके संतानों में जाते हैं। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स टू यू। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पेरेंट्स ने कुछ अपने गुण आपको दे दिए हैं। इफ योर फादर हैज ब्राउन आईज, तो होता है ना कि पापा की अगर भूरी आंखें होंगी, यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आईज, हो सकता है आपकी भी ब्राउन आंखें हों। ठीक है। इफ योर मदर हैज कर्ली हेयर, आपकी मम्मी की अगर कर्ली हेयर्स हैं, यू माइट हैव also end up having curly hair, तो तुम्हारी भी curly hair हो सकते हैं। However, the different combination of genes form from parents result in different characters। ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अलग कॉम्बिनेशन मिलके अलग अलग कैरेक्टर्स आ जाते हैं ऑफ स्प्रिंग पे। ठीक है। यानी कि थोड़े कैरेक्टर मम्मी क्या है, थोड़े कैरेक्टर पापा क्या है, और बच्चे में अलग कैरेक्टर दिखते हैं फिर। तो हमारे अंदर हम जो भी हैं वो हमें वो क्या है, वो जीन्स के थ्रू हमें मिला है। हमारे माता पिता से जो जीन्स हमें मिले हैं उसके थ्रू, उसके द्वारा हमें मिला है। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस का रोल किसमें है, इनहेरिटेंस में है। और तो साथ में इसका रोल किसमें है, ये क्या है, सभी जो एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर उसका सेंटर भी है साथ में। ठीक है। The entire content of a living cell is known as protoplasm। तो पूरे सेल का, ठीक है, पूरी लिविंग सेल का पूरा जो कंटेंट होता है, जो भी होता है उसमें, उसको कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म, जिसमें क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। और प्रोटोप्लाज्म को किसी कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है, लिविंग सब्सटेंस कहा जाता है। Paheli wants to know if the structure of this nucleus is the same in cells of plant, animal and bacteria। तो वो जानना चाह रही है कि क्या जो न्यूक्लियस है वो सब, उसका स्ट्रक्चर सब में एक जैसा होता है। The nucleus of bacterial cell is not well organized like the cells of multicellular organism। तो बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि जैसे हम मल्टी सेलुलर में होता है, जो न्यूक्लियर होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर रहता है, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो भी न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो ऐसे ही जो साइटोप्लाज्म है उस पे रहेगा, उस पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो उन सेल्स में जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और द ऑर्गेनिजम्स विथ दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड, ठीक है, इनको कहते हैं प्रोकैरियो। और जो जिन ऑर्गेनिजम्स में ऐसी सेल्स होंगी उनको कहेंगे हम प्रोकैरियोट्स, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हमारा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। द सेल्स लाइक अनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो जब आपने अनियन की और चीक सेल की स्लाइड बनाई थी तो आपने देखा होगा कि उनका जो न्यूक्लियस होता है एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस तरह की सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा सारी जो क्या है यूकैरियोटिक सेल्स है और इनको कहते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट क्या हुए और यूकैरियोट क्या हुए? तो प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होती हैं जिसमें क्या होता है जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जबकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है। जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उसमें क्या होता है जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कवर रहता है, ठीक है। While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank-looking structure in the cytoplasm? तो आपने देखा होगा कि जब आपने ये स्लाइड्स देखी थी तो कुछ गोल-गोल सा खाली-खाली सा आपने देखा होगा स्ट्रक्चर। इट इज कॉल्ड वैक्यूल, इसको कहते हैं वैक्यूल। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन अनियन सेल। ये छोटा-छोटा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, बड़ा-बड़ा काफी बड़ा भी हो सकता है। चीक सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल, जबकि जो चीक गाल की जो सेल्स थी उसमें छोटे-छोटे वैक्यूल्स होते हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल, और प्लांट सेल में लार्ज बड़े-बड़े वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, जबकि जो एनिमल सेल्स होती है उसमें वैक्यूल छोटे-छोटे होते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड सेवरल स्मॉल colored bodies in the cytoplasm of the cell of Radish-Kinsia leaf। तो जब आपने इस लीफ के साथ Radish-Kinsia leaf की स्लाइड बनाई थी तो आपने छोटे-छोटे कलर्ड बॉडीज भी देखे होंगे। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ, तो वो साइटोप्लाज्म में रहते हैं। दे आर कॉल्ड प्लास्टिड, इनको कहते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। कलर जो बॉडी कलर जो पार्ट्स है वो कहेंगे, उनको कहेंगे हम साइटोप्लास्टिड्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, और जो प्लास्टिड्स होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट, किसी में हरा पिगमेंट होता है, कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल प्लास्टिड का पार्ट है, ठीक है। हमने पढ़ा कि प्लास्टिक जो होता है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग कलर के हो सकते हैं। तो जो ग्रीन कलर का है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स हैं उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, और इन्हीं के द्वारा पत्तियों को उनका हरा रंग मिलता है। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम रिकॉल कर सकते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। अब है कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल की तुलना हम कैसे करेंगे? इफ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4, यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल। तो अगर आपको ये एक्टिविटी याद है तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं प्लांट और एनिमल सेल को। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली, ध्यान से देखना है प्लांट और एनिमल सेल को, ठीक है। लेट अस tabulate the similarities and distinguishing features of plant and animal cell। तो चलिए similarities और जो differences है उनको देखते हैं। Only a few features are mentioned, you may add more। आप और भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ही ऐड करें। जैसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी होती है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें क्या होता है? ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे ये प्लांट सेल है ए और बी है एनिमल सेल। तो ये सेल वॉल सबसे बाहर वाली है और ये इसके अंदर वाली है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, ये है प्लांट सेल में। और यहाँ पे ओनली एक मेम्ब्रेन है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और वैक्यूल
हमने पढ़ा कि जो प्लांट सेल है उसमें बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस तो दोनों में ही प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा कि एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि जो प्लांट सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स भी अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे जो ग्रीन कलर का है उसको हम कह रहे हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे ये टेबल है, इसको आप फिल कर सकते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल, एनिमल सेल, जैसे पहले दिखाया गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल में है या नहीं है, और एनिमल सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, प्लास्टिड्स ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ठीक है, केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में इट इज एब्सेंट रहता है। वैक्यूल हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, छोटा छोटा, बड़ा प्लांट सेल में जो होता है लार्ज वैक्यूल, बड़े से वैक्यूल होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी समरी देख लेते हैं एक बार। तो चैप्टर में हमने पढ़ा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स। ठीक है, हमने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गन, उनका जो शरीर होता है वो अंगों से बना होता है ना। ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट, और जो अंग होते हैं वो उससे छोटे पार्ट से बने होते हैं। द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ सेल। तो सबसे छोटा पार्ट है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है? उसका सेल। हमने पढ़ा था कि जो कोई ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी होती है। और सेल्स जो होते हैं किसका, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। फिर उसके बाद है सेल्स वर डिस्कवर्ड इन कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो सेल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665। सेल एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। हमने पढ़ा कि सेल्स की अलग अलग शेप्स होती है, अलग अलग साइज होता है। नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिज्म। तो संख्या भी अलग अलग होती है हर ऑर्गेनिज्म में सेल्स की। Some cells are big enough to be seen with the unaided eyes, example hand cell। ठीक है, जैसे कुछ सेल्स को हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं, जैसे मुर्गी का जो अंडा है उसे हम देख सकते हैं। ठीक है, वो एक सिंगल सेल है। Some organisms are single cell। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव जो होते हैं उनके शरीर का निर्माण केवल एक ही कोशिका से हुआ होता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम हमने एग्जाम्पल देखा था। और वहीं दूसरी ओर वाइल अदर्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, वहीं जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनका शरीर बहुत सारी सेल्स के मिलने से बना होता है, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलर। और जो एक सेल से बने उनको कह रहे थे हम यूनिसेलुलर। ठीक है, और मल्टी सेलर के एग्जाम्पल्स क्या हो गए, जैसे ह्यूमंस, हम हैं, और ठीक है, और एनिमल्स हो गए। द सिंगल सेल ऑफ यूनिसेलर The single cell of unicellular organism performs all the basic function performed by a variety of cells in multicellular organism। तो हमने पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ही सेल से उनका शरीर बना होता है, लेकिन उनका जो सिंगल सेल है, जो एक सेल है, वो सारे जो फंक्शंस होते हैं उनकी बॉडी में वो सारे परफॉर्म कर लेता है। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी में जो वेरियस फंक्शंस होते हैं अलग अलग सेल्स का जो ग्रुप होता है उसके द्वारा किया जाता है, लेकिन वहीं जो यूनिसेलर है उनमें जो सारे फंक्शंस होते हैं वो एक ही सेल में कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे हमने अमीबा में पढ़ा था, डाइजेशन भी वही हो रहा है, एक्सक्रीशन भी वही हो रहा है, और जो मूवमेंट है वो भी उन्हीं से हो रहा है। तो सारे जो फंक्शंस है वो एक ही सेल कंप्लीट करती है इसमें। द सेल हैज 3 मेन पार्ट्स, और जो सेल होती है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। द सेल मेम्ब्रेन, जो सबसे आउटर कवरिंग थी एनिमल सेल की, और प्लांट सेल की क्या थी, सेल वॉल। साइटोप्लाज्म विच कंटेन स्मॉलर कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनील, और दूसरा पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म, जिसमें और भी सारे ऑर्गेनील्स होते हैं। एंड थर्ड पार्ट क्या था, न्यूक्लियस था। ठीक है, जो बीच में होता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो होता है साइटोप्लाज्म से एक मेम्ब्रेन से अलग किया जाता है, जिस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस दैट इज लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ऐसी सेल्स जिसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस, जो केंद्रक होगा, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होगा, यानी कि केंद्रक के अंदर का जो मटेरियल होगा उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर नहीं कर रहा होगा, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स।
और वहीं दूसरी ओर जो न्यूक्लियस होगा उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्लांट plant cell differ from animal cell in having an additional layer around the cell membrane termed cell wall। तो हमने पढ़ा कि जो प्लांट सेल होती हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और एडिशनल लेयर होती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक और मेम्ब्रेन या लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, जबकि जो एनिमल सेल्स होती है उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन ही होती है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।